नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कांडपाल आपके सामने आज सामान्य विज्ञान की एक और नई क्लास लेके आया हूं। तो सामान्य विज्ञान में हम देख रहे थे क्वेश्चन आंसर, वो भी रसायन विज्ञान के। अब हम टॉपिक चेंज करते हैं क्योंकि रसायन विज्ञान हमने लगभग कवर कर दिया है। तो अब भौतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कुछ क्या मतलब कि हम रेगुलर 20 क्लासेस हमने लिए हैं, 20-30 क्लासेस लिए हैं सामान्य विज्ञान के, जिसमें क्वेश्चन आंसर ही हमने देखे हैं। और अगर वही 20-30 क्लासेस हम किसकी लेंगे, भौतिक विज्ञान की लेंगे, जिसमें विशेषतः भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे। तो देखते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है। सबसे पहले जो है मैं बता दूं आपको, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो दाब अंतर के कारण उठता है क्या? नहीं, दाब अंतर के कारण तो नहीं उठता है। और किसके दूसरा क्या है, तेल की जो हमारे पास निम्न श्यानता के कारण उठता है क्या? नहीं, तेल की निम्न श्यानता के कारण भी नहीं उठता है। तो क्या हमारे पास जो है थर्ड वन, केशिका क्रिया के द्वारा उठता है क्या? केशिका क्रिया क्या होती है, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि इस चीज़ को डुबोते हैं। चौक को हमने डुबोया पानी में, जरा सा उसका नीचे निम्नतम भाग को हमने डुबोया है पानी में, ऊपर तक उसमें पानी आ जा रहा है, तो वह है केशिका क्रिया है वो। क्योंकि एक जगह से पानी का दूसरी जगह पहुंचना होता है केशिका क्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो केशिका क्रिया ही होगा। और डी जो है गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल तो नहीं होगा, गुरुत्वीय बल तो नीचे की ओर को लगता है, मगर चौक में ऊपर की ओर भी जाता है पानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशिका क्रिया इज द राइट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो ध्वनि तरंगे हैं, लंबवत हैं क्या? लंबवत हैं क्या? तिर्यक तिरछी हैं क्या? या आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक हैं क्या? कभी लंबवत कभी तिर्यक हैं क्या? तो कैसे जो ध्वनि तरंगे हैं वो हमेशा लंबवत रहती हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तिर्यक तो नहीं होती हैं, तिरछी होती नहीं है ध्वनि तरंगे। और आंशिक लंबवत आंशिक ये भी नहीं होगा, और कभी लंबवत कभी तिर्यक नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है किससे संबंधित थे? ब्रिटेन से थे क्या? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से थे क्या? जर्मनी से थे क्या? ग्रीस से थे क्या? तो ब्रिटेन से तो नहीं थे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भी नहीं थे, जर्मनी से भी नहीं थे। तो कहाँ से थे? ग्रीस से थे। एक ही ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन नंबर डी ग्रीस इज द राइट आंसर। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है आप सभी को पता ही है। 332 मीटर पर सेकंड होता है क्या? 220 मीटर पर सेकंड होता है क्या? 232 मीटर पर सेकंड होता है क्या? 110 मीटर पर सेकंड होता है क्या? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 332 किलोमीटर या 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो इसका अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 332 या 330 भी लिखते हैं कहीं पर, तो यहाँ पर 330 भी लिखा हो सकता है और 332 भी लिखा हो सकता है। आपने कन्फ्यूजन नहीं करना है। मगर तापमान बढ़ने के साथ साथ, ताप बढ़ने के साथ साथ, तो हमारे पास क्या होता है, जो ध्वनि की चाल होती है या ध्वनि का जो वेग होता है ना, ध्वनि का वेग या ध्वनि की चाल जो होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होते रहती है। तो इंक्रीज होते रहती है वो भी, ध्वनि का चाल या ध्वनि का वेग। तो अगर कहें कि तापमान कहीं का 25 डिग्री सेल्सियस है और कहीं का है 30 डिग्री सेल्सियस, तो ध्वनि की स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी? क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पास। एक स्थान में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है और दूसरे में 30 है, तो कहाँ ज़्यादा जो है ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी? तो 25 डिग्री सेल्सियस में तो कम होगी, और जो हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस है उसमें ज़्यादा होगी। समझ में आ गया? तो 30 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा होती है और जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें कम होती है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? क्या अनुप्रस्थ होती है, अपरगामी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, या विद्युत चुंबकीय होती है? तो अनुप्रस्थ तो नहीं होती है ध्वनि तरंगें। और अपरगामी होती हैं क्या? अपरगामी भी नहीं होती हैं। तो अपरगामी भी नहीं होती हैं। और क्या हमारे पास अनुदैर्ध्य होती हैं बेटा। और क्या विद्युत चुंबकीय? नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अनुदैर्ध्य इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ अनुदैर्ध्य जो लिखा हुआ है यही इसका करेक्ट आंसर है।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। तो अगर ध्वनि की चाल की बात करें ना, तो ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल जो होती है, चाल जो होती है वो जो है ना ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है। मतलब कि ठोस को आप ठोस में ध्वनि दोगे सबसे आगे तक पहुंचेगी वो। उसके बाद किस में होती है, द्रव में होती है। नहीं, हाँ द्रव में, फिर गैस में। अब आप कहोगे सर गैस में हम ध्वनि देते हैं तो सबसे ज़्यादा तो उसी में जाती है, तो ट्रैवल करने की बात नहीं कर रहा है बेटा। वो कह रहा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी, ठोस में यहाँ से बजाओगे तो बहुत दूर तक आवाज़ जाएगी। द्रव में ध्वनि को बजाओगे, अगर पानी को ऊपर से कुछ कंकड़ मारोगे तो कम दूर तक आवाज़ जाएगी। गैस में तो कुछ प्रभाव ही नहीं होता है बेटा। तो तभी निर्वात में क्या होता है, निर्वात में उसकी चाल ही कुछ नहीं होती है। तो वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इस्पात में इज़ द राइट आंसर। अधिकतम किस में होगी, इस्पात में। इस्पात इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस्पात में ही सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर नेक्स्ट की बात करें, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। अब ध्वनि की चाल जो है दाब बढ़ाने पर, दाब को कर रहे हैं हम दुगना, तो दाब पर निर्भर नहीं करती है ध्वनि की चाल। तो दाब पर निर्भर नहीं करती है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास क्या रहेगी, ध्वनि की चाल रहेगी, वो दुगना कर देंगे दाब को, तो ध्वनि की चाल में कुछ परिवर्तन आएगा क्या, तो नहीं आएगा ना बेटा, क्योंकि दाब पर तो वो निर्भर ही नहीं कर रही है। तो इसका मतलब 664 मीटर पर सेकंड मतलब दुगना हो जाएगा क्या, नहीं। 332 ही रहेगा क्या, यस। और थर्ड 166 नहीं, और 100 नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 332 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, 332 मीटर पर सेकंड अगर चाल दी है हमको तो 332 ही रहेगी। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रहें, दाब पर निर्भर नहीं करते हैं ध्वनि की तरंगे। श्यानता की इकाई है, श्यानता की क्या इकाई है, पॉइज है क्या, पॉइजूली है क्या, पास्कल है क्या, या इनमें से कोई नहीं। तो पॉइज होती है, ध्वनि की इकाई पॉइज में, श्यानता की इकाई पॉइज में होती है। और ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल। तो डेसिबल या हर्ट्ज में उसको मेज़र किया जाता है, वो तो आवृत्ति की होती है हर्ट्ज, मगर जो ध्वनि की इकाई होती है वो डेसिबल होती है। और पॉइजूली नहीं होती है, और पास्कल तो दाब की होती है, और इनमें से कोई नहीं, तो नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पॉइज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। प्राश्रव्य ध्वनियाँ, एक 3 टाइप की ध्वनियाँ होती हैं हमारे पास। एक होती है अपश्रव्य ध्वनियाँ, अपश्रव्य, और दूसरी होती हैं सुनने योग्य, श्रव्य कहते हैं जिन्हें, श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं कुछ। और थर्ड नंबर में जो हमारे पास आता है ना, वो आता है पराश्रव्य ध्वनियाँ। तो पराश्रव्य ध्वनियाँ कौन सी होती है, इसको भी देखते हैं। तो जो हमारे पास अपश्रव्य ध्वनियाँ हैं उनकी आवृत्ति क्या होती है, तो हमसे कह रहा है पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति। तो ध्वनियाँ 3 प्रकार की होती हैं, बता दिया मैंने आपको। तो अपश्रव्य ध्वनियाँ जो होती हैं उनकी 20 हर्ट्ज, 0 to 20 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से जिसकी कम होगी ना आवृत्ति, तो वो क्या होगा, वो पराश्रव्य ध्वनियाँ होंगी। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम का मतलब 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में जो होंगी वो क्या होंगी, अपश्रव्य ध्वनियाँ। और श्रव्य ध्वनियाँ क्या होंगी, 20 से अगर हमारे पास 20,000 हर्ट्ज तक आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास श्रव्य ध्वनियाँ। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। और पराश्रव्य क्या होंगी, पराश्रव्य वो होंगी जो 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर हैं। ठीक है, तो 20,000 हर्ट्ज से भी जो ऊपर की आवृत्तियाँ होंगी तो वो क्या होंगी, वो हमारे पास पराश्रव्य ध्वनियाँ होंगी। तो अगर कहीं पर ऑप्शन में दिख रहा है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यस पहला ही ऑप्शन है पराश्रव्य ध्वनियों के लिए, तो ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मगर बी भी देख लेते हैं, 1,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं, 10,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, वो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसको संगत है। मैंने कहा ना कि जो हम सुन सकते हैं वो सुन सकते हैं 20 to 20,000 हर्ट्ज, कितने से कितने तक, 20 to 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, कहा था मैंने आपसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज तक अगर हम सुन सकते हैं, तो अगर शोर है हमारे पास कितना, डेसिबल का, मैंने अभी बताया था आपको, साउंड की जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है। तो 100 डेसिबल दिया है हमको, 100 डेसिबल जो दिया है,
तो इसमें कह रहा है ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि है क्या? नहीं, क्योंकि ठीक सुनी जाने वाली 40 से 50 होती है या 40 से 60 मान लो, और साधारण वार्तालाप 40 मान लो, और गली का शोरगुल की आवाज़, गली के शोरगुल की आवाज़ कम होती है, वो होती है लगभग 80 के करीबन, 60 से 80 के बीच में। ठीक है, ये हो गया गली के शोरगुल की आवाज़। और जो किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल, तो मशीन जहाँ चलती है वहाँ 100 डेसिबल का होता है, तो याला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। उत्प्लावकता का मतलब होता है उत्प्लवन बल जिसको कहते हैं, या पानी से संबंधित जो बल होता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। तो क्या आर्किमिडीज ने दिया था ऐसा कुछ? न्यूटन ने दिया था? नहीं। लुईस पास्चर ने दिया था? नहीं। और यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, इनमें से सभी ने तो नहीं दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी पढ़ते हैं हम। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या था, अगर ये हमारे पास क्या है, नदी है, तो नदी में क्या हो रहा था, नदी में अगर कोई वस्तु क्या होती है, आंशिक रूप से डूबती है, और कोई वस्तु पूर्ण रूप से डूब जाती है, और कोई वस्तु तैरती है। तो कोई वस्तु तैरती है, कोई आंशिक रूप से डूबती है, और कोई क्या होता है, पूरी डूब जाती है। तो ये जो आंसर होगा इसका जो हो जाएगा वो ए, आर्किमिडीज इज द करेक्ट आंसर। और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था कि जब भी कोई वस्तु किसी द्रव में डाली जाती है तो अपने भार के बराबर वजन को हटा देती है। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने ये ग्लास रखा हुआ है, तो इसमें मैंने यहाँ इतना वाटर है, और मैंने इसमें क्या कर दिया, बहुत से कंकड़ डाल दिए या पत्थर डाल दिए, तो ये बाहर इतना ही निकलेगा जितना कि कंकड़ और पत्थर का वेट होगा। ठीक है, अगर ये बाहर निकलेगा तो उतना ही निकलेगा जितना कंकड़ और पत्थर का वेट होगा। समझ में आ गया? तो अगर नेक्स्ट की तरफ चलें, तो श्रव्य परिसर की ध्वनियों की आवृत्ति क्या है? श्रव्य ध्वनियाँ अभी बताया था मैंने, कितने से कितने थी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो इसमें कोई आंसर में दिख रहा है आपको कि 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्तियाँ हैं वो क्या हैं, वो होती हैं श्रव्य परिसर। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज पहला ही है बेटा आंसर, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। 0.5 to 5 हर्ट्ज नहीं होगा, और 1 to 10 हर्ट्ज नहीं, 20,000 हर्ट्ज to 40,000 हर्ट्ज नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। अगर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो ध्वनि और सितार को एक साथ बजाए तो उसमें क्या अंतर हो सकता है? देखो, तारत्व, प्रबलता और गुणता, केवल तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, तारत्व, प्रबलता और गुणता तो नहीं होगा, केवल तारत्व प्रबलता नहीं होगा, प्रबलता नहीं होगा, उसके गुण के कारण हम उसको पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसका जो आंसर हो जाएगा केवल ध्वनि की गुणता के कारण, क्योंकि आवृत्ति सेम है, इसलिए क्या नहीं कर सकते हैं, और किसी भी समतत्व की बेस पर हम उनको क्या नहीं कर सकते हैं, विभेद नहीं कर सकते हैं उनमें। इसीलिए क्या है, केवल डी वाला, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, केवल ध्वनि गुणता पर हम क्या कर सकते हैं, उनका भेद कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, तो अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? तो अवरक्त तरंगों का करते हैं क्या? नहीं, अवरक्त तरंगों का नहीं करते हैं। क्या प्राश्रव्य तरंगों का करते हैं, जिनको हम प्राश्रव्य ध्वनियाँ भी कहते हैं, या ध्वनि में प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसकी आवृत्ति कितने से होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जिसकी आवृत्ति होगी तो वो क्या होता है, वो होती है प्राश्रव्य ध्वनियाँ। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, रेडियो तरंगे नहीं, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्राश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।